दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार LWF क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना और इसमें निहित शब्दों की क्या मायने हैं, क्या महत्व है, संपूर्ण समीक्षा के साथ आपके समक्ष हम प्रस्तुत हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन प्रश्नों को देखा जा सकता है, इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आखिर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, लेकिन जितना आसान है उतना ही महत्वपूर्ण भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इस संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित जरूर है। किस तरह, आइए जानते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान की परिचय या भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह उद्देश्य प्रस्ताव आखिर कहाँ पेश किया गया था? तो इसका उत्तर है कि पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। बाद में इसे पारित कर दिया गया और अंततः यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाया। प्रस्तावना को संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद भारत सहित कई देशों ने इसे अपने संविधान में जगह दी। आइए जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह थी संविधान की प्रस्तावना। सामान्यतः संविधान के प्रावधानों से पहले इन वाक्यों को संविधान की भूमिका, संविधान की उद्देशिका और संविधान की प्रस्तावना आदि कहते हैं। यही एक चीज है जो कि पूरे संविधान की तस्वीर को बयां करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि जब भी कभी संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन होगा और अगर वो प्रस्तावना के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है तो ऐसे संशोधन को शून्य घोषित किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का आधार है। तो याद रखिए इन शब्दों को, इन वाक्यों को, जो कि हमने अभी आपको पहले बताए थे, इन्हें ही संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं। इसी को संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है और यही संविधान का आधार भी है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें कुछ संशोधन किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, जिन्हें कि हमने कलर्ड में दर्शाया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस प्रकार इस प्रस्तावना के 4 घटक कहे जा सकते हैं। नंबर 1, यह इस बात की घोषणा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों में निहित है। यह इस बात की भी घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। यह सभी नागरिकों के लिए। नंबर 3, यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुनिश्चित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह सभी के साथ न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करता है।
इसमें उस तारीख यानी 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगर विक्रम संवत की बात करें तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को यह अंगीकृत किया गया था। प्रस्तावना के मूल शब्दों के मायने क्या हैं, उनकी व्याख्या क्या है, जितना महत्वपूर्ण है एक नागरिक के बतौर उतना ही रोचक भी। हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। इस तरह अगर देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोग केंद्रीय महत्व रखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। संप्रभुता प्रस्तावना इशारा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता का तात्पर्य है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन स्टेट है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। तो इस तरह स्पष्ट रूप से अगर संप्रभुता का तात्पर्य देखा जाए तो संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि भारत अपने ही लोगों द्वारा शासित है। यह किसी दूसरे देश की ना तो अधीनता स्वीकार करता है और ना किसी दूसरे देश के किसी कानून को अपने यहाँ लागू करता है। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। मूल संविधान जब बना था तब समाजवादी शब्द उसमें नहीं था। समाजवाद का अर्थ है समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से करना। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है तथा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के उपक्रम यहाँ पर पल्लवित हो सकते हैं। इसका लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो इस तरह समाजवादी से स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक समाजवाद की ओर बढ़ेगा और इसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों ही विचारधाराएं पल्लवित होंगी। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के क्या मायने हैं? धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह अधिनियम जोड़ा गया था 1976 में। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता और सुरक्षा तथा समर्थन पाने का अधिकार है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन संविधान निर्माता बिना जोड़े ही यह बात चाहते जरूर थे। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। अगर आप देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो कि भाग 3 में है, मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यानी कि हर व्यक्ति अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, उसका पालन कर सकता है। तो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य यही है कि भारत सरकार भारतीय संविधान धर्म के आधार पर लोगों में विभेद नहीं करती है। लोकतंत्रात्मक शब्द की क्या मायने हैं? तो लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। एक गणतंत्र या गणराज्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि राज्य का प्रमुख
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, न कि वंशानुगत। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष मतदान के द्वारा चुना जाता है और उसे चुनते हैं संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधि। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। तो आप समझ गए होंगे कि गणराज्य के क्या मायने हैं। न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ है संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाना। मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हों। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सकी। उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न हो जाए, यही आर्थिक न्याय के मायने हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार देना है। राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, उनके बीच कोई विभेद नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में सभी को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देने का अधिकार अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है और उसका मूल्य भी समान है। स्वतंत्रता। यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य है नागरिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। तो संविधान में नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। उन सीमाओं में रहते हुए नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। समानता या इक्वलिटी। समानता का अभिप्राय समाज के किसी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करना है। बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना ही इसका अभिप्राय है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी नागरिकों के लिए स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की अखंडता और एकता। तो इन दोनों में सामंजस्य बनाए रखना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है सभी की। तो इस तरह हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द थे उनके अर्थ को आपके साथ साझा किया। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बताना चाहेंगे प्रस्तावना के संशोधन के विषय में। जैसा कि हमने पहले भी बताया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, आप जरूर याद रखें। इन प्रश्नों को कैसे पूछा जाएगा यह भी हम आपको बता देते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो आपको याद रखना चाहिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कभी कभी सन पूछ लेते हैं, कभी कभी कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया यह पूछ लेते हैं। कभी कभी किन शब्दों को जोड़ा गया यह भी पूछ लेते हैं। इन 3 के अतिरिक्त कोई एक चौथा शब्द भी दे दिया जाता है या 3 अलग शब्द दे दिए जाते हैं, उनमें से एक उठा लिया जाता है। इन शब्दों को जोड़ने के बाद इन पर सवाल उठे, तब अदालत ने इन संशोधनों को वैध ठहराया था।
प्रस्तावना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या व्याख्या की गई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित केसों के संबंध में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले से ही लागू हो गया था। बेरूवरी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन सा केस था? बेरूवरी यूनियन 1960 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का हिस्सा प्रस्तावना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया था कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर कहीं पर संविधान में किसी शब्द को लेकर दो अर्थ निकलते हैं या अधिक अर्थ निकलते हैं तो प्रस्तावना के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उसकी व्याख्या की जाना चाहिए। अगला एक मामला था केशवानंद भारती। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला था। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन इसकी मूल भावना को बदला नहीं जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान प्रस्तावना है। तो स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल भावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्क संगतता और निष्पक्षता प्रदान करते हैं। तो यह था हमारा पहला वीडियो संविधान के ऊपर। जल्द ही हम और भी वीडियो संविधान के ऊपर लाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हमने कई प्रकार की वीडियो अपलोड किए हैं जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और भारत से संबंधित हैं। संपूर्ण जीके के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। वीडियो कैसा रहा और अगर आपको ठीक लगा है तो डन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। नमस्कार, जय हिंद।